makes India a federal country? Belgium, you have seen the example of Belgium and Sri Lanka. They face so many problems of managing diversity. What about a vast country like India? India एक बहुत बड़ी country है with so many languages, religion. भारत में बहुत सारे धर्म हैं, भाषाएं हैं और रीजन्स भी हैं, क्षेत्र भी हैं. तो व्हाट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स इन आवर कंट्री? हमारे देश में पावर शेयरिंग का क्या अरेंजमेंट है? लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर हम संविधान से शुरू करें, इंडिया had emerged as an independent nation after painful and bloody partition. भारत का जो ये विभाजन हुआ था, इट वॉज़ वेरी पेनफुल और यहाँ पर बहुत रक्त बहा था लोगों का. सून आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल प्रिंसली स्टेट्स बिकम अ पार्ट ऑफ द कंट्री. जो बहुत सारे जो डिफरेंट डिफरेंट राजा थे वो सारे दे कम टुगेदर एंड फॉर्म अ फेडरेशन दैट इज कॉल्ड इंडिया. द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. भारत को संविधान ने क्या डिक्लेयर किया, घोषित किया? एक यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ. although it didn't use the word federation, इन्होंने फेडरेशन वर्ड यूज़ नहीं किया है. इंडियन यूनियन इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म. तो फेडरलिज्म क्या वर्ड है, यह हमने अभी पहले पढ़ा कि कौन से फीचर्स हैं फेडरलिज्म के, कैसे ये फीचर्स सारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अप्लाई होते हैं. तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे. तो आपने टीयर ऑफ गवर्नमेंट, ये पावर शेयरिंग में भी पढ़ा था. 2 tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. 2 पायदान हैं गवर्नमेंट के, यूनियन गवर्नमेंट और व्हाट वी कॉल द सेंट्रल गवर्नमेंट. केंद्र में जो सरकार है, आपको यू ऑल नो दिस इज भारत में जो केंद्र में सरकार है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कहा जाता है. और दूसरी है स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य में जो सरकारें होती हैं. तो ये 2 तरह के गवर्नमेंट का सिस्टम है, सेंट्रल स्टेट. और एक 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट भी है. इट वॉज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत और म्यूनिसपैलिटीज़. जो म्यूनिसपैलिटीज़ होती हैं या पंचायत होती हैं, हमने बात की थी, इसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोलते हैं. ये 3rd tier ऑफ सिस्टम है. दिस इज़ कॉल्ड डिवीज़न ऑफ पावर. As in any federation, these different tiers enjoy separate jurisdiction. उनके अपने अपने लॉज हो, अपना अपना उनका एरिया है जहाँ पर वो गवर्न करते हैं. The constitution clearly provided a threefold distribution of legislative powers between the union government and the state government. अब यहाँ पर ना देखिए 2 तरह की लिस्ट बनी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में. संविधान में देयर इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स. जो लॉ कानून की जो शक्तियाँ हैं वो वहाँ पर एक क्लियरली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. फर्स्ट इज़ यूनियन लिस्ट, सेकेंड इज स्टेट लिस्ट. यूनियन लिस्ट that includes subjects of national importance such as defense of the country, foreign affairs, banking, communication, currency. जो केंद्रीय सरकार है वो क्या करती है, ऐसी चीज़ों पर ऐसे उनके मुद्दे होते हैं जैसे कि डिफेंस, सुरक्षा, देश की सुरक्षा, फॉर विदेशी जो मैटर्स होते हैं उनके लिए, और बैंकिंग, पूरे इंडिया में कौन कौन से बैंकिंग सिस्टम होगा, कम्युनिकेशन कैसा हो सकता है, और करेंसी, ये सब कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. और यहाँ पर और चीज़ें भी, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं. द यूनियन गवर्नमेंट alone कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट. यूनियन गवर्नमेंट है, सेंटर की जो गवर्नमेंट है, वही सिर्फ अपने आप ही कानून बना सकती है रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट. मतलब जितने भी नागरिक हैं उनके लिए कानून कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बना देती है. स्टेट लिस्ट में इट कंटेन सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इम्पोर्टेंस. लोकली जो पीपल होते हैं, जो एक जैसे हिमाचल प्रदेश है, यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए कौन कानून बनाएगा? वो स्टेट बनाते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर में बनता है. पुलिस, ट्रेड, व्यापार, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, कृषि, इरिगेशन, ये सब जो थिंग्स हैं दे कैन बी सीन बाय द स्टेट गवर्नमेंट. ओके. तो जो स्टेट लिस्ट में जितनी भी चीज़ें हैं उनके लिए कानून कौन बनाएगा?
that can be made by the state only. State legislature में बनेंगे. अब third type of list is also there, that is concurrent list. In, it includes subjects of common interest to both the union government as well as the state government. ये जो concurrent list होती है, एक लिस्ट होती है कौन कौन से चीज़ों पर जो वर्कआउट करने के लिए. इनमें ऐसी चीज़ें होंगी जो कि कॉमन इंटरेस्ट की होंगी यूनियन गवर्नमेंट के लिए भी और स्टेट गवर्नमेंट के लिए. जैसे कि एजुकेशन, एजुकेशन जो है एजुकेशन वो पूरे कंट्री के लिए सेम होगा. फॉरेस्ट एरिया इंक्लूडेड. ट्रेड यूनियंस जो फॉर्म करते हैं. मैरिज, अडॉप्शन या सक्सेशन के रूल्स. मैरिज, शादी, अडॉप्ट करना मतलब गोद में लेना मतलब किसी बच्चे वगैरह को. और सक्सेशन के रूल्स मतलब एक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो पीढ़ी जो आती है उसमें मतलब उनको क्या अधिकार प्राप्त हैं. दे ऑल आर मेंशन इन द concurrent list. Both the union as well as the state government can make laws on the subject mentioned in this list. इस लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, विषय होते हैं, उन पर दोनों कानून बना सकते हैं गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट. व्हाट अबाउट तो देखिए आप ट्रेड यूनियन, मैरिज, अडॉप्शन, एजुकेशन, फॉरेस्ट और इन पर ये कानून बनते हैं. व्हाट अबाउट सब्जेक्ट्स दैट डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट. इन तीनों लिस्ट में ना आने वाले जो चीज़ें होती हैं, विषय होते हैं उनकी, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है. और कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था 1950 में तो उसके बाद आया है कंप्यूटर का एज, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स का एज. तो वो कहाँ पर आया है? तो दैट इज़ दैट यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट जो है दैट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दीज रेसिड्यूरी सब्जेक्ट. जो बचे कुछ जो सब्जेक्ट होते हैं, विषय होते हैं, उन पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दैट कैन मेक द, they have the power to legislate on these issues. We noted above that most federations that are formed by holding together do not give equal powers to its constituent unit. जैसे कि इंडिया का जो केस है, स्पेन या बेल्जियम का केस है, तो इसमें जो स्टेट है दे आर होल्डेड टुगेदर. ऑल स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर्स. भारत में जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, दे जैसे राज्य हैं, उनको सबको इक्वल पावर नहीं मिली है. जैसे जम्मू कश्मीर, मेघालय वगैरह है, उनको स्पेशल पावर्स मिली हैं, स्पेशल स्टेटस मिला है जम्मू कश्मीर को. उसको आर्टिकल 370 में उनको स्पेशल स्टेटस वाज प्रोवाइडेड. बट ये अभी नरेंद्र मोदी जी ने इसको अबॉलिश कर दिया है. 370 आर्टिकल ये अबॉलिश हो गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से. और ये इनका स्पेशल स्टेटस भी ख़त्म हो गया है. Many provisions of the Indian Constitution are not applicable to the state without the approval of the State Assembly. जो स्पेशल स्टेटस जो JNK को प्रोवाइडेड था दैट वाज विदड्रॉन. नाउ देखिए इवन वहाँ पर क्या होता था, स्पेशल स्टेटस में क्या था कि जो भारत जो उस स्टेट से बाहर रहने वाले लोग थे वहाँ पर घर नहीं खरीद सकते थे और ज़मीन नहीं खरीद सकते थे. अब क्या हुआ, और सिमिलर स्पेशल प्रोविजंस एग्जिस्ट फॉर सम अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया एज वेल. जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनमें भी ये प्रोविजंस, सम दीज टाइप्स ऑफ प्रोविजंस आर प्रोवाइडेड. ओके, तो यहाँ पर दिल्ली का स्पेशल केस है. स्पेशल केस ऑफ दिल्ली इज there are some units of the Indian Union which enjoys very little power. These are the areas which are too small to become an independent state, but which could not be merged with any of the existing state. जैसे कुछ एरिया हैं जैसे चंडीगढ़, लक्षद्वीप, कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली, दे आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरी. ये इतने बड़े स्टेट नहीं थे कि इनको इंडिपेंडेंट स्टेट्स का दर्जा दिया जाए, और बट उनको इंडिपेंडेंट यूनिट्स का दर्जा दिया गया. इनको यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं. इन टेरिटरीज में स्टेट की पावर्स नहीं होती. सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पेशल पावर्स होती है, गवर्नर रूल करता है इनमें. बट दिल्ली जो है इट वाज स्टेट एज वेल एज यूनिट टेरिटरी, दोनों पावर्स हैं उसके पास. दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट is basic to the structure of the constitution.
ये इट इज़ नॉट ईजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। ये जो पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट है इसमें कोई चेंज पॉसिबल नहीं है। इट इज़ नॉट ईजी टू मेक चेंजेस, द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट। ये जो पार्लियामेंट संसद होती है अपने आप इसको इस अरेंजमेंट को चेंज नहीं कर सकते। पहले दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में बिल जाएगा, कानून पारित होगा तब, और वो भी 2/3 मेजॉरिटी के साथ। अगर 2/3 लोग जो होंगे उसके पक्ष में वोट देंगे तभी कानून पास होता है। और द जुडिशरी इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस। और कोई भी अगर डिस्प्यूट होती है एनी डिवीज़न ऑफ पावर तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दे मेक अ डिसीजन। or the union and the state government have the power to raise resources by levying taxes in order to carry on the government. स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज जो यूनियन गवर्नमेंट है वो टैक्स लगाती है अपने सिटीजन्स पर, और उससे वो रेवेन्यू कलेक्ट करके और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी